गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएसटी 6th क्लास, जिसमें आज हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसकी जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें अगला टॉपिक रीड आउट करेंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने ये जाना कि किस तरह से आरंभिक मनुष्य के हमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं, कैसे उसने रहना सीखा और जो जगह थी अलग अलग उनका निर्धारण कैसे किया जाता था। आज हम पढ़ेंगे पाषाण औजारों का निर्माण, मीन्स जो पत्थर के औजार होते थे उनका कैसे निर्माण किया जाता था। सबसे पहले पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला, देखो दो तरीके दिए गए हैं, मतलब जो पत्थर से औजार बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय लोहे वगैरह की कोई खोज नहीं हुई थी, कोई जानकारी नहीं थी आरंभिक मनुष्य को, तो उसे किसके बारे में पता था? सिर्फ पत्थर के बारे में। तो किस तरह के दो उपकरण यूज़ करते थे? वो दो तरीके थे। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, और इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। यहाँ शल्क का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लैक्स। मतलब देखो ये जो तकनीक दी गई है, ये क्या तकनीक है? देखो ये पत्थर ले लिया, ये एक ऐसा पत्थर है जो थोड़ा इससे मजबूत भी हो सकता है। अब इस पत्थर के ऊपर चोट की जा रही है। जैसे एक गेम होता है छोटा सा ही, मतलब हम बताऊंगा, जिसे अब तो आजकल तो मुझे देखने में नहीं आता, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो गेम नहीं खेलते ये वाला। लेकिन जब हम छोटे होते थे हम क्या करते थे? हम गिट्टे खेलते थे, मतलब 5 पत्थर तैयार करते थे गोल मटोल। और वो कैसे तैयार किए जाते थे? मान लो एक पत्थर ले लिया, अब उसके ऊपर चोट करते थे ऐसे 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 ऐसे। और जैसे अगर आपने कभी इसका काम देखो, जो घरों में मिस्त्री वगैरह लगते हैं, चिनाई का काम जो करते हैं, इमारतें वगैरह बनाते हैं, ये पत्थर का काम करते हैं, वो छेनी लेकर क्या करते हैं? दीवारों पर चोट मारते हैं, ताकि हथौड़े से उसके ऊपर, छेनी के ऊपर चोट मारी जाती है, और वो छेनी क्या करती है? दीवार के ऊपर हमला करती है, और उसको अलग अलग डिज़ाइन या उसमें जो कटिंग करनी है, जो कट वगैरह देना, वो होता है। ऐसे ही इसके ऊपर किया जाता था। इसके ऊपर जैसे ही इससे चोट मारते तो इसके ऊपर से हल्का हल्का पत्थर क्या करना शुरू हो जाता था? उतरना शुरू हो जाता था। मतलब उसके एक तरह से पाउडर के रूप में बोल सकते हो, एक छिलके के रूप में भी बोल सकते हो। हम एक तरह से अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो एक तरह से इसके ऊपर से ना पापड़ से उतरने लग जाते थे। तो वही जो पापड़ से उतर रही है ना, जो उसी को शल्क बोला गया है, उसी को फ्लैक्स बोला गया है। तो ये चीज़ें इसके ऊपर से उतरती रहती थी। धीरे धीरे हम जैसे जैसे मान लो ये आगे से नुकीला करना है, तो यहाँ पर ऐसे इसको तिरछा करके यहाँ पर चोट ज़्यादा मारी जाएगी। ज़्यादा चोट मारने से यहाँ से एक्स्ट्रा का जो पत्थर था वो हल्का शल्क बन के उतरना शुरू हो जाता, और बीच में क्या हो जाता? ठोस पार्ट बच जाता, वो आगे से पैना हो जाता, नुकीला हो जाता, इस तरह। तो एक तो क्या था? पत्थर से पत्थर को टकराना। दो विधियाँ दी गई हैं। पहली, पत्थर से पत्थर को टकराना, मतलब पत्थर से पत्थर को टकराना विधि है। दूसरी जो विधि दी गई है वो कुछ इस तरह से है। इस तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। मतलब जैसे शल्क तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या चीज़ होती है शल्क। अब क्या किया जा रहा है? जैसे ये बुक है, ये बुक नहीं, हम इसको एक पत्थर मान लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या रख देंगे? इसके ऊपर ये भारी सा कोई पत्थर और रख दिया, या कोई भारी वस्तु रख दी, ठीक है। और ये मान लो एक और पत्थर है जो हथौड़े का काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर चोट मार रहे हैं, देखो ऐसे 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 चोट मार रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे इसके ऊपर असर कम होगा, लेकिन जो इसके नीचे वाला पत्थर है ना, मान लो ये पत्थर है, इसके ऊपर असर होगा। उस पर चोट लगेगी और उसमें से वही शल्क निकलने शुरू हो जाएंगे, और एक अपने हिसाब से उसके ऊपर मतलब डिज़ाइन तैयार हो जाएगा जिस तरह का उनको चाहिए था। अब इसके लिए क्या यूज़ किया जाता था? इसके लिए हड्डी या दूसरा पत्थर यूज़ किया जाता था। देखो, एक दूसरे दबाव शल्क तकनीक किसे कहा जाता है? इसमें करोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। करोड़ मतलब जो पत्थर बिल्कुल ठोस पत्थर रहता है एक तरह से, और इस करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके ऊपर क्या रख देते? इसके ऊपर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क की निकाले जाते थे। मतलब इसके
इसके ऊपर मतलब कोई पत्थर या हड्डी रख देते, फिर उसके ऊपर क्या करते, हथौड़े जैसा टाइप का जो पत्थर बनाया रखा था उन्होंने, पत्थर से जो हथौड़ी बना रखी थी उससे चोट मारते, इससे शल्क निकलते, मतलब उसमें से पीसीज अलग होते और एक डिज़ाइन सा, मतलब जिस तरह का वांछित, मतलब इच्छा के अनुसार जो जैसी उनको ज़रूरत होती थी उस तरह का उपकरण बना लेते थे। तो 2 विधियाँ यूज़ करते थे, एक तो पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरी दबाव शल्क तकनीक। दबाव शल्क तकनीक क्या है कि क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता, स्थिर मतलब जो हिले डुले ना, फिक्स जगह पे, और उस पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बन जाते थे। तो इस तरह से ये पाषाण औजारों का निर्माण किया जाता था। अगला जो टॉपिक है वो है आग की खोज। देखो मैंने पिछली क्लास में जब आपको होमवर्क दिया था, नोट्स में से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए थे, उसके अलावा मैंने एक वीडियो दी थी बेटा, उस वीडियो को आपने मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अगर किसी ने ना देखा हो ना तो वो ग्रुप में ऊपर जाकर जो लास्ट आपको होमवर्क दिया गया था 4 अगस्त को, उसमें वो चेक कर सकते हो आप वो वीडियो। वहाँ आप क्या देखोगे, उस वीडियो को देखोगे ना तो वो वीडियो आपको, उससे आपको आदिमानव के बारे में, आरंभिक मनुष्य के बारे में जानकारी काफ़ी सारी मिलेगी। ठीक है, देखो एक तो हम ये रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यही इससे मिलती जुलती हुई बातें वहाँ पर वीडियो में बताई गई, और पिक्चराइज है बेटा, वीडियो है एक तरह से, उसमें आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आग की खोज मानचित्र 2 में देखो, जो 2 नंबर मानचित्र दिया गया है, ये देखो, ये जो है ये 2 नंबर मानचित्र है, इसमें एक जगह का नाम यहाँ से दिया गया है। देखो यहाँ क्या नाम दिया है, कुरुनुल गुफा ढूंढो, पृष्ठ नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर। आपके हो सकता है अलग पेज नंबर हो, तो ऐसे कोई आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए ये मैप दिया गया है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, इसमें हमें कुरुनुल गुफाएं ढूंढनी है। देखो ये रही कुरुनुल गुफाएं, तो ये कौन से हिस्से में है, भारत के दक्षिणी हिस्से में, ये साउथ पार्ट है ना, साउथ इंडिया। ठीक है, और अगर स्टेट की बात की जाए तो ये लगभग हमारी जो स्टेट पड़ेगी, लगभग ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया ना, दोनों के कम आसपास का, उसके आसपास की स्टेट पड़ेगी। ठीक है, देखो क्योंकि ये ओल्ड तरह का मैप है, इससे हम ज़्यादा इतना आसानी से नहीं लगा सकते कि उस समय में कि कौन सा एरिया, ये कुरुनुल का जो एरिया कौन से उसमें काउंट किया जाता था। ठीक है, क्योंकि पहले तो सारा ही एक होता था, इस वजह से। तो ये देखें यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, यहाँ कैसे अवशेष मिले हैं, राख। अब राख कैसे होती है बेटा, राख तो तभी होती है ना जब किसी चीज़ को जलाया जाता है, ऐसे तो कोई राख नहीं बन सकती। आपका ये मान लो कोई पेपर है या कोई भी चीज़ है, अगर उसे हम जलाएंगे तो क्या होगा, वो जलेगी तो आग बनेगी, आग जब में जलने के बाद क्या बनेगी, उसकी राख। तो राख के अवशेष मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, किन कार्यों के लिए, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। क्योंकि देखो अगर हम आग जलाएंगे तो देखो आसपास क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है बेटा, तो प्रकाश मिलता है। मांस मतलब पकाना, देखो एक तो हम कच्चा मांस खाते हैं, जैसे आप कच्चा मांस या वो तो ज़्यादा ही हमें नहीं खाया जाएगा ना, लेकिन अगर उसी मांस को पका के खाया जाए तो वो उस स्वादिष्ट भी हो जाता है और उसके साथ साथ वो शरीर में पचने के लायक भी हो जाता है, उसको आसानी से पचाया जा सकता है। और ख़तरनाक जानवरों को, और देखो जानवर जो है आग से दूर भागते हैं तो उससे भी बचा जा सकता था। तो इस तरह से जो आग है, आरंभिक मनुष्य ने आग की खोज की। तो आरंभिक, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, आग की खोज से आरंभिक मनुष्य किस तरह उपयोग करता था, आग का किस तरह से वो इस्तेमाल करता था। तो प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, बदलती जलवायु। अब देखो मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बेटा आपकी पुरानी बुक है ना बच्चों के पास, जिनके पास पुरानी बुक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पुराने बच्चों की बुक में ये जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इनको कंबाइन करके बनाया गया है। तो आपकी बुक में ये जो सेकंड चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसमें आपको ये पढ़ना है, और एक है नाम तथा तिथियां, बदलती जलवायु, नाम तथा तिथियां। ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, पुरानी बुक की बात कर रहा हूँ बेटा, न्यू बुक है जिनकी, उनके तो सीधा आगे और चैप्टर मिलेगा। आपको पुरानी बुक वालों को क्या करना है, सिर्फ ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, और जो आगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएंगे वो आप क्या कर दोगे, क्रॉस लगा दोगे। मैं फिर भी वीडियो में आपको बता दूंगा जैसे ही वो टॉपिक आएंगे। ठीक है,
आगे है देखो बदलती जलवायु। बदलती जलवायु का मतलब देखो जलवायु क्या होती है, पहले आपको ये बता देता हूँ बेटा। हम दो तरह से जलवायु जो देखो हम बोल देते हैं कि मौसम और एक जलवायु, कई बार तो इन दोनों को एक जैसा ले लेते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अब आजकल आप क्या देख रहे हो, मौसम में बदलाव देख रहे हो। हर रोज़ कभी बादल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, ठीक है, और कभी बिल्कुल ही चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, गर्मी वाला बहुत ही बुरा हाल सा रहता है जिसमें। तो ये जो है देखो ये दिन में हमारा जो वायुमंडल है, हमारे चारों ओर जो वायु मौजूद है, वायुमंडल जो बना हुआ है पृथ्वी के चारों ओर जो मतलब आवरण है उसको वायुमंडल, जो वायु का आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो वायुमंडल है बेटा, इसके अंदर जो हर रोज़ चेंजेस होते हैं ना, हर रोज़ कभी बादल हो गए, कभी धूप निकल आई, कभी बारिश होने लगी, कभी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, कभी हवा बिल्कुल ही बंद होगी, जैसे 2-3 दिनों से हो रहा है, पिछले 2-3 दिनों से। तो क्या है ये जो हर रोज़ जो चेंज होता है इसको तो बोलते हैं मौसम। इसको क्या बोलते हैं, मौसम। तो मौसम किसे कहेंगे, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला बदलाव या दिन में हर घंटे या हर दिन होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। दूसरा है जलवायु। देखो जलवायु क्या है बेटा, जलवायु उसे कहते हैं, जैसे जलवायु जो होती है एक लंबे समय का जो मौसम होता है ना, कई सालों तक का, मान लो किसी जगह का, अब मान लो हरियाणा का 25-30 सालों तक जो मौसम है वो उसकी एवरेज निकालेगी कि यहाँ 25-30 साल से लगभग एक ऐसा मौसम आ रहा है, गर्मी भी आती है यहाँ पर, सर्दी का मौसम हो जाता है, फिर ये मौसम मतलब ऐसा मौसम हो जाता है लंबे टाइम के लिए। तो ये जो एवरेज निकालेगी ना 25-30 साल के अंदर, वो जलवायु कहलाती है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मौसम और जलवायु में बहुत सारा बड़ा डिफरेंस होता है। तो मौसम जो होता है हर रोज जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं, दैट इज मौसम, वेदर। और जलवायु मीन्स क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट मीन्स द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ऑफ एनी प्लेस is for a long time period is called climate, ठीक है। मतलब जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वो एक औसत मौसम होता है। औसत मौसम किसी भी स्थान का लंबे समय तक जो क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब देखो बदलती जलवायु, अब इतने हम बहुत साल पीछे की बातें कर रहे हैं, तो जलवायु तो वहाँ भी बदली होगी। कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखो कई ऐसी जगह थी जहाँ पर कैसे मैदान बनने लगे, घास से भरे हुए मैदान बनने लगे, ठीक है। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। अब देखो जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ेगी ना, क्योंकि अब घास ज़्यादा होगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी से संबंधित चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, तो ये चीज़ें क्या होने लगी, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने की पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब ये जानवर कैसे खाते हैं, इनका खाना पीने का क्या क्या ढंग है, और जो प्रजनन का समय है, मतलब जो ये जैसे अब हिरण हैं, हिरण के जो बच्चे होते हैं वो कितना टाइम पीरियड लेते हैं, कैसे कैसे बच्चे मतलब होते हैं, और क्या क्या टाइमिंग होती है उनकी, कितने कितने समय के बाद ऐसी भेड़, बकरी, गाय वगैरह, इनके बारे में वो जानकारियाँ हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हो, और तभी उन्होंने जैसे ये ऑब्जर्वेशन की कि इनको ये तो ऐसे कुछ मतलब दूध वगैरह देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की लंबे टाइम पीरियड तक। तब उनके समझ में आया कि ना हम इनको पालने लग जाएं, तब शायद हो सकता है कि उनके मन में आया कि इनको हम पालने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। देखो वो वीडियो आपने अगर देखी हो, मछली की पिक्चर दिखाई गई थी ना 2-3 प्लेसेस के बारे में, कि कई जगहों पर मछली के हड्डियाँ मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि आरंभिक मानव जो था वो मछली भी भोजन के रूप में यूज़ करता था। आगे इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान, जैसे धान बेटा जो चावल की खेती होती है ना उसको धान बोलते हैं। जैसे अब चावल बोया जा रहा था पीछे, तो चावल की बजाय हम धान वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। चावल कब बोलेंगे, जब उसमें से वो धान पक जाएगी और उसमें से दाने निकल आएंगे, ग्रेन्स निकल आएंगे। वो जो दाने होंगे वो चावल के दाने होंगे, धान के दाने होंगे। जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में जो गेहूँ है, जौ है, ये क्या था, ये अनाज प्राकृतिक रूप से उग रहे थे, ठीक है। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब ये तो है नहीं कि सीधा मनुष्य ने इनको उगाना शुरू किया था, उन्हें भी तो जैसे
हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अगर हम उनको देखेंगे वो हमें क्या पता चलेगा, उनमें से कई चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें काम की है, कौन सा पौधा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और कौन सा पौधा लाभदायक हो सकता है। तो ऐसे ही मनुष्य जो था वो बटोरने का काम तो करता ही था, चीज़ों को इकट्ठा करने का, भोजन के लिए पौधों से भोजन वगैरह इकट्ठा करता रहता था। तो घूमते घूमते उसने कहीं किसी ने गेहूँ का पौधा, गेहूँ के पौधे से फल इकट्ठा कर लिए, किसी ने जौ इकट्ठा कर लिए, किसी ने धान से कुछ इकट्ठा कर लिया। तब उसको पता चला कि ये चीज़ें भी भोजन के रूप में यूज़ हो सकती हैं और इनका भोजन के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यहाँ अनाज कहाँ उगते थे, और फिर ये भी पता लगने लगा कि इस तरह का जो अनाज है, ये तो पता चलेगा कि ये अनाज होता है, मतलब ये खाने पीने में अच्छा रहता है, ये सही है, लेकिन ये कहाँ कहाँ उगता है और कब पककर तैयार होता है, ये सारी चीज़ें भी उसने इन चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, और जब उसने ये देख लिया कि अनाज कहाँ उगता है, कैसे उगता है और कब कितने टाइम पीरियड में तैयार हो जाता है, ये सब चीज़ें उसने जब सीख ली तो उसने खुद इसको उगाना शुरू कर दिया। अब जो पुरानी बुक के स्टूडेंट है बेटा, उनका ये टॉपिक क्या है, कट है, शैल चित्रकला, ये आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कौन क्या करता था, ये टॉपिक भी आपको नहीं करना। आगे जितने भी इस सेकंड चैप्टर के अंदर देखो, सेकंड और थर्ड चैप्टर किस तरह किन बच्चों की बुक में, पुराने वालों की बुक में, तो पुरानी बुक में जो ये टॉपिक दिए गए ना सारे बुक एक्सरसाइज से पहले तक के, तो ये सारे क्या है बेटा, ये सभी के सभी टॉपिक क्रॉस कर देने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इस चैप्टर में से जितना पढ़ाया है सिर्फ वही आपको क्या करना है, आपको रीड आउट करना है, उतने की रीडिंग करनी है, उन्हीं में से चीज़ें याद करनी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपको करवा देता हूँ, जो करना है। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ये बाय मिस्टेक क्रॉस लग गया था, आपको ये टॉपिक करना है, नाम और तिथियाँ, मतलब नाम एवं तिथियों के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जो टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं ना, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। देखो जो आरंभिक काल था, जो स्टार्टिंग का जो समय हम पढ़ रहे हैं, उसको क्या किस नाम से जानते थे, पुरापाषाण काल के नाम से। यह दो शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, तो मतलब प्राचीन पत्थर का युग भी हम कह सकते हैं, प्राचीन पत्थर वाला युग या प्राचीन पत्थर वाला समय। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब ये नाम क्या बताता है, इस नाम से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग जो जगह थी, जो पत्थर वाले जो प्राचीन स्थान है, प्राचीन स्थल है, वहाँ से जो पत्थर मिले हैं उनका क्या महत्व है, उसके बारे में पता चलता है। पुरापाषाण काल 20 लाख से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब जो पुरापाषाण जो काल माना जाता है, देखो पुरापाषाण काल कब माना जाता है, मैं थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकली राइट कर देता हूँ। 20 लाख से 12,000 साल तक, मतलब 20 लाख से 12,000 साल तक कौन सा है, पुरापाषाण है, ठीक है। ये अंडरलाइन करोगे और आप भी बुक में मेरी तरह ऐसे लिख लोगे 20 लाख to 12,000, तो 20 लाख देखो कितने पुराने समय की बात हो रही है, उससे लेकर और 12,000 वर्ष तक इस समय को मानते हैं हम पुरापाषाण, मतलब प्राचीन पत्थर का युग। उसके बाद देखो क्या है, इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ये जो पुरापाषाण है ना, इसको इसके भी 3 पार्ट कर दिए गए। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं, देखो 3 पार्ट क्या कहता है, एक तो आरंभिक पुरापाषाण और एक मध्य पुरापाषाण और एक उत्तर पुरापाषाण, ठीक है। आरंभिक मतलब जो पुरापाषाण जो पत्थर का युग शुरू हुआ था वो, फिर मध्य मतलब जो बीच में पहुंच गए, और फिर उत्तर पाषाण मतलब उत्तर का मतलब क्या होता है, देखो एक तो उत्तर दिशा होती है और एक उत्तर होता है जवाब। एक उत्तर का मतलब क्या होता है बेटा, जब उतरते हैं, देखो सीढ़ियाँ उतरते हैं ना, तो वो उतरना हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस उत्तर का मतलब क्या है, जब ये पाषाण धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ठीक है, पुरापाषाण, इसको पुरापाषाण कहा गया है। इतिहास, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मतलब जो मनुष्य का इतिहास है ना, जो मेनली जो
डेवलप करने का, उसके अंदर जो अलग अलग तरह के जो गुण हैं, जो उसने विकास किया है, चीज़ों को सीखा है, ये सब जो है 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटी है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मतलब जिस काल में पर्यावरण बदलाव, पर्यावरण के अंदर जो बदलाव है, जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हुए हैं, ठीक है, मौसम में चेंज हुए या उससे रिलेट और जो चीज़ें बदली हैं उसको कहते हैं मेसोलिथ। तो मेसोलिथ का मतलब क्या होता है? मध्य पाषाण युग। ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए छोटे छोटे कि किस मध्य पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता था, या फिर मेसोलिथ से आप क्या समझते हैं। तो आपका जवाब क्या हो गया? पर्यावरणीय बदलाव। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका जो समय था वो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड था बेटा मध्य पाषाण युग का, वो 2000 वर्ष माना जाता है। देखो मध्य पाषाण ये अलग चीज़ है और वो मध्य पूरा पाषाण है। पूरा मतलब प्राचीन, और ये पाषाण मतलब जो पत्थर का युग है, प्राचीन से बाद का। ठीक है, तो ये 12,000 इससे बाद का है पूरा पाषाण से। तो मध्य पाषाण का समय क्या हो गया? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। ये आपको टाइम पीरियड ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। तो इस समय क्या हो गए थे? औजार बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार हो गए थे, क्योंकि मनुष्य ने और अच्छा सीख लिया था ना पत्थरों को तोड़ना फोड़ना। ठीक है, उससे आगे इन्हें माइक्रोकोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन अराइज होता है माइक्रोलिथ शब्द से आप क्या समझते हैं, या लघु पाषाण किसे कहते हैं? इसमें कहेंगे मध्य पाषाण युग में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य पाषाण युग में पाषाण औजार या पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण के नाम से जाना जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मतलब जैसे आरी होती है ना, आपने देखी हो तो आरी जो सा होती है, मतलब इंग्लिश में जिसको सौ बोलते हैं, सामिल जो आरा चक्की जो आरा मील होता है उसके ऊपर, ठीक है, वो छोटे छोटे उसके ऊपर ना जिग जैग सी लाइन बनी होती है, जिग जैग, तो वो आरी होती है बेटा। इस तरह के औजार मिले हैं जो किससे बने होते थे? या तो हड्डियों से या लकड़ी के मुट्ठे लगे हुए। मतलब उसके अंदर मुट्ठे किसके होते थे? या तो हड्डी के या लकड़ी के। मुट्ठे का मतलब क्या होता है? जैसे जो हथौड़ी होते हैं ना, हथौड़ी का बिंडा हो गया, ठीक है, वो उसको मुट्ठा कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मैं चलो और अच्छे से बता देता हूँ मुट्ठे के बारे में। जो एक पेचकस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो स्क्रू ड्राइवर करते हैं यूज़, उसका जो मोटा हिस्सा होता है वो होता है मुट्ठा। देखो मैं दिखा देता हूँ एक आपको। देखिए जैसे ये मेरे पास एक पेचकस है, तो ये जो हिस्सा है ना, देखो ये मुट्ठे का काम कर रहा है, जिसको हाथ में पकड़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मुट्ठा कहा जाता है। अब जो मध्य पाषाण औजार होते थे ना, वो कैसे होते थे? मान लो ये क्या है, ये किसी पत्थर से बना हुआ औजार है, ये आरी है, या फिर कोई और हंसिया मतलब जो सिकल होती है उसकी तरह है। तो ये जो है ये चीज़ किससे बांधी होती थी? या तो मुट्ठा जो होता था लकड़ी का होता था, ये मुट्ठा किसका? लकड़ी का, या किसी हड्डी वगैरह के साथ उसको बांधा जाता था। मतलब जो बेल वगैरह है या और जो चीज़ें लगती थी जिससे उनको बांध सकते हैं, उससे ये इनको बांधते थे और अपने हथियार बनाते थे। ठीक है, आपको ये अब समझ में आ गया होगा ना अच्छे से मुट्ठे वगैरह के बारे में। ठीक है, आगे रीड करते हैं। आगे इसमें कहता है अगले युग की शुरुआत। मतलब जो ये तो था मध्य पाषाण, ठीक है, पहले हमने पढ़ा पूरा पाषाण, फिर पढ़ा मध्य पाषाण, और फिर पढ़ा हमने अगला जो युग है वो कहाँ है? वो है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। अगला अध्याय मतलब जो इसी चैप्टर के अंदर हम जब तो देखो ये तो वो वही सेंटेंस आ गया ना कि जो ये बताता है कि पुरानी बुक, ठीक है, जो नई बुक होगी उसके तो अंदर ही मिलेगा ये सब कुछ। ठीक है, अब नव पाषाण का मतलब क्या होता है? नव मतलब नए, मतलब देखो स्टार्टिंग में जो पूरा पाषाण था प्राचीन में, उस समय जो पत्थर के औजार होंगे कैसे होंगे? बड़े बड़े होंगे बिल्कुल। ठीक है, और
ज़्यादा उनको मतलब तराशा भी नहीं जाता होगा, ठीक है, क्योंकि तब तक मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया उसके पत्थर के जो औजार थे वो थोड़े छोटे होते गए, ठीक है। अब सोचो इसमें क्या होगा, इसमें और भी अच्छे तरीके वाले क्या होंगे, पत्थर के औजार यूज़ किए, तो इसको नवपाषाण कहा जाता है, ठीक है, नए पत्थर वाला युग। तो ये कब से, इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ माना जाएगा, 10,000 साल पहले से होती है, मतलब 10,000 पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे नाम अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर तुम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। देखो आज हम बहुत सारी ऐसी जगहों के नाम लेते हैं जिनका प्राचीन काल में क्या हो सकता है, बहुत कुछ और ही नाम हो, तो इस वजह से, ठीक है, हम नहीं जानते उस समय में क्या नाम लेते होंगे। तो लेकिन जो थोड़ी बहुत मतलब जानकारी इकट्ठा की उसके आधार पर हम उनके नाम आज वाले ही यूज़ कर लेते हैं बहुत सी जगहों के। तो ये था बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका, एक तरह से मैं ये कहूँगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और आगे हमारा जो होगा वो थर्ड चैप्टर में से, जिनके पास पुरानी बुक है उनका जो चैप्टर शुरू होगा वो थर्ड में से शुरू होगा, और जिनके पास नई बुक है उनका इसी बुक के अंदर टॉपिक होगा, वो होगा खेती और पशुपालन की शुरुआत, कि किस तरह से खेती और पशुपालन की शुरुआत की गई, ठीक है। ये सेंटेंस अब यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। देखो थर्ड चैप्टर जिनकी बुक में होगा ये इस तरह से होगा पुराने वाले बच्चों के, तो ये आपको टॉपिक बेटा यहाँ से कट कर देना है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, इसको हम थोड़ा सा रीड कर ही लेते हैं इस टॉपिक को। तो आज दुनिया की जलवायु बदलती रही। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था ना कि किस तरह से दुनिया की जलवायु क्या हो रही थी, बदल रही थी। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदल रहे थे, मतलब जिस तरह की खाने पीने की चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे ना, अब उनमें भी क्या आ रहा था, जलवायु की वजह से उनमें भी बदलाव आ रहा था। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। अब लोगों का ध्यान ऐसी जगहों पर जाने लगा था कि खाने पीने की वस्तुएं इन जगहों पर ज़्यादा मिलती है। बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, जब बीज मतलब जो है अपना जो फल के ऊपर जो बीज तैयार होते हैं वो फिर वहाँ से टूट के कैसे ज़मीन पे गिर जाते हैं, और गिरे हुए बीजों का अंकुरण और उनसे पौधे का निकलना आदि, मतलब ये सारी बातें उसको पता चल गई थी कि किस तरह से बीज से पौधा बनता है। अंकुरण मतलब जो स्प्राउट्स होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है, और फिर उससे पौधा निकलकर बड़ा तैयार होता है। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी। अब इतनी नॉलेज होगी तो फिर उनकी देखभाल भी शुरू करेंगे ना, पशुओं से बचाएंगे क्योंकि उसका तो उन्हें खुद यूज़ करना है। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल शुरू कर दी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरंभिक मनुष्य कृषक कैसे बना होगा। तो आरंभिक मनुष्य कृषक कैसे बना होगा, आरंभिक मनुष्य का ध्यान कुछ बातों पर गया, जैसे खाने की योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, आज कैसे बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की ताकि वे बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस तरह मनुष्य आरंभिक मानव ने कृषि आरंभ कर दी और वो कृषक बन गया। तो ऐसे हम आंसर दे सकते हैं चैप्टर के बीच में से ही। आगे इसमें जो दिया गया है वो इस तरह से है भाग। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। आपने देखा होगा कई बार गाय वगैरह पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, हम मान लो रोटी वगैरह या थोड़ा सा घास वगैरह डाल देते हैं एक जगह पे, और फिर वहाँ पर जैसे ही गाय आती है तो उसको हम रस्सी डालकर कोशिश करते हैं बांधने की, ठीक है। इस तरह से कई बार पशु को पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही आरंभिक मानव ने देखा कि जो ये पशु होते हैं जिनको हम पाल सकते हैं, हम अच्छे से अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे आकर्षित किया, उनको चारा रखकर आकर्षित किया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब जो कुत्ता था ना, लेकिन कुत्ता जो कुत्ते की प्रजाति है, कौन सी, जंगली प्रजाति, ठीक है। तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। और कुत्ता कैसा, जंगली पूर्वज, ठीक है, जंगली जो कुत्ते होते थे वो। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे कि ऐसे तरीके बनाने लगे जिससे इनके घरों के पास आए। ये ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। ये कैसे रहते थे, झुंड में, और ज़्यादातर घास खाते थे। ज़्यादातर क्या खाते थे, ये सभी घास फूस खाते थे। अक्सर लोग अन्य जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे।
अक्सर लोग क्या करते थे, जो दूसरे जानवर इनके ऊपर हमला करते थे ना, मान लो किसी के ऊपर भेड़ बकरी के ऊपर शेर वगैरह ने हमला कर दिया, किसी और ने, तो उनसे इनको बचाया जाता था। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे वे क्या बन गए, पशुपालक बन गए होंगे। तो देखो इतनी सारी चीज़ें हमें इतिहास जो हिस्ट्री है बेटा वो पता चल रही है। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बसने की प्रक्रिया, किस तरह से लोगों ने बसना शुरू किया, ये टॉपिक है बेटा। उसके बाद कुछ और टॉपिक इस चैप्टर के जो है हमारे बचे हुए हैं, तो वो सब टॉपिक बेटा आपको अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। हो सकता है अगली वीडियो में कोशिश तो ये रहेगी कि सभी टॉपिक करवाए जाएं, लेकिन अगर ज़्यादा लगेंगे तो आपको कुछ करवा दिए जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस चैप्टर का जो वर्क हो चुका है उसको रीड करना है, और जो मैंने नोट्स से जो वर्क दिया था, आप सोच रहे हो कि कई बच्चे की एक्सप्लेनेशन नहीं दी सर ने, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वो क्यों नहीं दी, क्योंकि जितना हम पढ़ चुके हैं वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, इतनी कोशिश करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की। तो मैंने सोचा जब हम चैप्टर इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये चीज़ें अगर आप उस वहाँ से समझ के करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से देखा है तो उन चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हो, इसीलिए मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ओके बेटा, आपको ये सब वर्क करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।